मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान, जिसमें आज हम लोग नया इकाई जो है स्टार्ट करने वाले हैं और वो है आपका इकाई नंबर 9 और इसका जो नाम है वो है उपसहसंयोजन यौगिक। उपसहसंयोजन यौगिक या उपसहसंयोजी यौगिक, जिसे हम अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ये आज हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं या स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक अच्छा हमारा लेसन है जहाँ से जनरली आपका नामकरण जो है वो पूछा जाता है। और भी बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन अभी तक जो आपका जो बोर्ड क्लास है उसमें क्वेश्चन के तौर पर आपको केवल यहाँ से नामकरण को ही क्या किया गया है, पूछा गया है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग उपसहसंयोजी यौगिक की ओर। तो सबसे पहले तो हम लोग परिचय ही देखते हैं या परिचय जो है समझते हैं क्या है कैसा है, इसके ओर हम चलते हैं। तो ये है हमारा कौन सा सामान्य परिचय, ये हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। सामान्य परिचय में हम देखें तो आप जानते हैं इससे पहले हम लोग डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के तत्व पढ़े हैं। तो जो संक्रमण तत्व होते हैं, कौन सा तत्व, संक्रमण तत्व है ना, या संक्रमण तत्वों में संकुल यौगिक बनाने का महत्वपूर्ण गुण होता है। महत्वपूर्ण क्या होता है, हमारा गुण होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि जो संक्रमण तत्व होता है उन संक्रमण तत्वों में अर्थात डी ब्लॉक के तत्वों में संकुल बनाने का क्या होता है, महत्वपूर्ण गुण क्या होता है, पाया जाता है। या वो क्या करते हैं आपके ये जो है संकुल यौगिक बनाते हैं। और संकुल यौगिक को ही आईपीएसी नेम में क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक या उपसहसंयोजन यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि संकुल यौगिक को ही आईयूपीएसी में क्या कहते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि संक्रमण तत्वों में संकुल यौगिक बनाने का महत्वपूर्ण क्या होता है, गुण होता है। ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं और संकुल यौगिक निर्माण पढ़े भी हैं। और संकुल यौगिक को ही आईयूपीएसी नेम में क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। तो ये तो हमारा जो है इससे पहले का है। अब रियल में उपसहसंयोजी यौगिक होता क्या है वो हम क्या करते हैं, देखते हैं। या उपसहसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं ये हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं भाई। उपसहसंयोजी यौगिक, उपसहसंयोजी हमको क्या देखना है, यौगिक देखना है। उपसहसंयोजी यौगिक, उपसहसंयोजी क्या देखेंगे हम लोग, यौगिक देखेंगे। उपसहसंयोजी क्या देखना है हमको, यौगिक को देखना है। यौगिक हमको समझना है क्या है कैसा है, इसको हमको क्या करना है भाई, देखना है। तो उपसहसंयोजी यौगिक क्या होता है, तो यहाँ पर दो चीज़ रहता है हमारे इस यौगिक में, पूरा लेसन वही चलेगा। एक होता है केंद्रीय धातु आयन, जिसको हम लोग एम से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, एम से। और एक होता है हमारा लिगेंड, है ना। तो ये हमारा दो चीज़ रहता है। एक को हम लोग बोलते हैं केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन बोलते हैं इसको, केंद्रीय धातु आयन। और एक को हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसे यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु आयन और जो लिगेंड होते हैं वो उपसहसंयोजी यौगिक से क्या होते हैं, या उपसहसंयोजी बंध से बंधे होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, हमारे उपसहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि उपसहसंयोजी यौगिक वह यौगिक होता है जिसमें लिगेंड और केंद्रीय धातु आयन एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, उपसहसंयोजी बंध द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं, है ना। उसे हम क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। या ये बोल सकते हैं कि जो क्या होता है, ऐसे यौगिक जिसमें लिगेंड और केंद्रीय धातु आयन जो है आपस में उपसहसंयोजी बंध से बंधे होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। तो आप जैसे भी तरीका से आप क्या कर सकते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक को दर्शा सकते हैं। और ये जो केंद्रीय धातु आयन होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, हमारे संक्रमण तत्व होते हैं। क्या होते हैं हमारे, संक्रमण तत्व होते हैं। और लिगेंड कई हो सकते हैं, जैसे हमारा NH3 लिगेंड है, H2O लिगेंड है, जितने हाइड्रोजन है वो लिगेंड हैं। तो लिगेंड जिनके पास जो है आपका एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहते हैं ना, जिनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड कहते हैं, है ना, लिगेंड कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से संक्रमण तत्व जो होते हैं वो सब केंद्रीय परमाणु होते हैं।
और लिगेंड क्या होते हैं, जिनके पास क्या होते हैं लोन पैरा इलेक्ट्रॉन या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लिगेंड कहते हैं। तो बता सकते हैं कि वह यौगिक जिसमें लिगेंड और केंद्रीय धातु आयन उपसहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। तो लिख सकते हैं वे यौगिक जिसमें लिगेंड और केंद्रीय धातु आयन, या इसको हम लोग लिख सकते हैं वे यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड, केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड आपस में उपसहसंयोजी बंध द्वारा क्या होते हैं, हमारे जुड़े रहते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वे यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड आपस में उपसहसंयोजी बंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। और उपसहसंयोजी यौगिक का अध्ययन जिस रसायन के अंतर्गत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उपसहसंयोजी रसायन के नाम से जानते हैं, उपसहसंयोजी रसायन कहते हैं। तो यहाँ पर एक क्या होता है, उपसहसंयोजी क्या होता है, हमारा रसायन होता है। तो उपसहसंयोजी रसायन किसे कहेंगे भाई, तो बोल सकते हैं कि वह रसायन जिसके अंतर्गत उपसहसंयोजी यौगिक का अध्ययन किया जाता है उसे हम उपसहसंयोजी रसायन कहते हैं। तो लिख सकते हैं वह रसायन जिसके अंतर्गत उपसहसंयोजी यौगिक का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। वह रसायन जिसके अंतर्गत उपसहसंयोजी यौगिक का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, हमारा उपसहसंयोजी रसायन कहलाता है, उपसहसंयोजी रसायन कहलाता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है उपसहसंयोजी यौगिक क्या है, उपसहसंयोजी जो है रसायन क्या है, वो हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो एक तो क्वेश्चन यहीं पर बन जाता है कि उपसहसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं। तो आप बता देना भाई कि उपसहसंयोजी यौगिक क्या है। तो वे यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु आयन जो कि जनरली क्या होते हैं, हमारे संक्रमण तत्व होते हैं, और लिगेंड जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, आपस में क्या होते हैं, जब उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो वही आपके क्या कहलाते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। अगर हम यहाँ पर उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। जैसे एक दिया है K4, यहाँ पर एक उदाहरण क्या दिया है हमारा K4 और यहाँ पर दिया है आपका Fe, कोष्टक में होता है Cn और ये हो जाता है 6, कोष्टक बंद हो जाता है। इसका नाम होता है आपका पोटेशियम और ये हो जाता है आपका हेक्सा साइनो फेरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरेट, है ना, फेरेट बोलते हैं। और साथ में इसमें अगर हम देखें तो ये +2 आयन क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन क्या होता है, पाया जाता है। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट इसका हमारा क्या है, होता है। और ये इसमें कितना आयन होता है, हमारा 2 आयन क्या होता है, पाया जाता है। अभी आप नाम थोड़ा सा आपको जो है कठिन लगेगा, जब नामकरण करेंगे तो आपको सरल लगेगा। इसका नाम जो होता है वो अन्य यौगिकों की अपेक्षा थोड़ा सा अलग होता है भाई। तो इस तरीक़ा से हम सामान्य परिचय में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। पहला तो ये कि संक्रमण तत्वों का एक बढ़िया वाला गुण होता है, महत्वपूर्ण गुण होता है, और वो है संकुल यौगिक बनाने का, ठीक है। और संकुल यौगिक को ही आईपीएससी नेम में क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। तो उपसहसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं, तो उपसहसंयोजी यौगिक वह यौगिक होता है जिसमें केंद्रीय धातु आयन और जो लिगेंड होता है वो एक दूसरे के साथ उपसहसंयोजी बंध द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है, उसे हम उपसहसंयोजी हम यौगिक कहते हैं। जिससे उदाहरण में आप यहाँ पर लिख सकते हैं पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। उपसहसंयोजी रसायन क्या होता है भाई,
तो उपसंयोजी रसायन क्या होता है कि वह रसायन जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, उपसंयोजी यौगिक का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपसंयोजी रसायन कहते हैं। वैसे कोई भी रसायन, बहुत सारा रसायन नाम से स्पष्ट रहता है, बहुत सारे जो है आपका जो साइंस है वो बहुत सारे नाम पर रहता है और नाम के आधार पर ही उसके अंतर्गत वो चीज़ों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो वैसे ही उपसंयोजी रसायन अर्थात जिसके अंतर्गत हम उपसंयोजी यौगिक का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपके आसपास बहुत सारे कुछ पदार्थ जो आप पढ़ते हैं वो भी क्या होते हैं हमारे, एक प्रकार से देखें तो संकुल यौगिक ही होते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं अन्य संकुल यौगिक में देखें, अभी तो पढ़ेंगे, फिर भी हमारे आसपास कुछ हमारे क्या होते हैं, आपको जो है बातें पढ़ते हैं या हम सुनते हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं, संकुल यौगिक होते हैं। तो कौन कौन है हमारे और संकुल यौगिक, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। संकुल यौगिक में एक जैसे होता है क्लोरोफिल, क्या होता है हमारा, क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल होता है वो भी हमारा क्या होता है, संकुल यौगिक होता है, जिसमें केंद्रीय परमाणु क्या होता है हमारा, मैग्नीशियम होता है। ठीक है। उसी प्रकार आपका जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है हमारा, आयरन पाया जाता है। ठीक है। उसी प्रकार आपका B12 एक बोल सकते हैं विटामिन होता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो ये सब भी क्या होते हैं आपके, ये एक प्रकार से संकुल यौगिक होते हैं। क्लोरोफिल जिसमें मेन केंद्रीय परमाणु के रूप में मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो आयरन का उपसंयोजी यौगिक होता है। तो इस तरीक़े से कुछ हमारे क्या होते हैं, हमारे उपसंयोजी यौगिक आसपास आपको देखने को मिलते हैं। और भी हैं बहुत सारे, रंजक हो गया, रंग हो गया, ये भी हमारे क्या होते हैं, उपसंयोजी यौगिक होते हैं। तो इतना में हम सामान्य परिचय क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका इसका सामान्य परिचय। चलिए हम आगे की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। आगे है हमारा आणविक या योगशील यौगिक। आगे हमारा क्या है भाई, आणविक या योगशील यौगिक। आणविक बोलेंगे तो भी ठीक है, योगशील यौगिक बोलेंगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आणविक या योगशील यौगिक किसे कहते हैं, मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम बोल सकते हैं आणविक या योगशील यौगिक क्या होता है। तो जब हम दो लवण को, ठीक है, दो लवण को अगर हम क्या करते हैं, निश्चित अनुपात में क्या करते हैं, मिलाते हैं, और मिलाने के पश्चात उसको जो है पानी में घोलकर जब उसको क्रिस्टलन करते हैं, और क्रिस्टलन करके फिर से जब उसको क्या करते हैं, क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करते हैं, तो प्राप्त यौगिक जो होता है वही आपका क्या कहलाता है, आपका आणविक या योगशील यौगिक कहलाता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि हम जो है दो अलग अलग लवण ले लेते हैं। मान लो हम लोग एक लवण ले लेते हैं पोटेशियम सल्फेट, ये हमारा एक लवण है, और एक लवण ले लेते हैं हम लोग एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, पानी के जो निश्चित मात्रा होता है उस पानी की निश्चित मात्रा में दोनों को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, और मिलाने के पश्चात क्या करते हैं, उनका एक घोल बना लेते हैं, है ना। और ये अनुपात निश्चित होता है भाई, याद रखेंगे ना। पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट को हम लोग क्या करते हैं, निश्चित अनुपात में लेकर उसको हम पानी में क्या कर देते हैं, घोल देते हैं, और घोल करके एक विलयन तैयार करते हैं। और उस विलयन का जब हम क्या करते हैं, वाष्पीकरण करने के पश्चात जब उसको ठंडा करते हैं, तो इन दोनों का क्या होता है, हमको वहाँ से क्रिस्टल जो है प्राप्त हो जाता है, एक यौगिक प्राप्त हो जाता है। तो वही यौगिक आपका क्या कहलाता है, आणविक या योगशील यौगिक कहलाता है, या आणविक या योगशील यौगिक कहते हैं। तो मैंने क्या बोला कि आणविक या योगशील यौगिक क्या होता है बोलेंगे, तो जब दो लवण को, है ना, जब दो लवण को एक निश्चित अनुपात में क्या करते हैं, मिलाते हैं, मिला करके उसको पानी में घोलकर जो विलयन तैयार करते हैं, और उस विलयन को जब हम क्या करते हैं, क्रिस्टलीकरण करते हैं, तो वहाँ से क्या होते हैं, हमको जो है क्रिस्टल क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो वो जो यौगिक होते हैं वो यौगिक आपके क्या कहलाते हैं, आणविक या योगशील यौगिक कहलाते हैं। ये सब जो है काम लैब में जो है प्रयोग के दौरान करते हैं। आप जब 12th में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसमें क्रिस्टलीकरण होता है। क्रिस्टलीकरण मतलब जो है हम किसी यौगिक को क्रिस्टल में प्राप्त करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे फिटकरी का जो आपका क्या होता है, क्रिस्टलीकरण करके हम लोग क्रिस्टल बनाते हैं। मोहर साल्ट होता है, उसका हम लोग क्या बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं। तो ये इसी प्रोसेस के अंतर्गत आता है। वो जो बना हुआ क्रिस्टल होता है वही आपका योगशील यौगिक कहलाता है, या योगशील यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पर बोल सकते हैं भाई कि जब दो लवण को निश्चित अनुपात में हम क्या करते हैं, मिला करके उसको पानी में क्या करते हैं, घोलते हैं, घोल करके विलयन तैयार करते हैं, और विलयन को जब हम क्या करते हैं, क्रिस्टलीकरण कराते हैं, तो हमको जो है उनके क्रिस्टल जो है प्राप्त हो जाते हैं। तो प्राप्त जो क्रिस्टल है या प्राप्त जो यौगिक हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके योगशील या आपका आणविक यौगिक के नाम से क्या किए जाते हैं, जाने जाते हैं। तो यहाँ पर उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
कि जब दो लवण को, जब हम क्या करते हैं, लवण को जब दो लवण को आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलाकर जल में घोलकर विलयन बनाते हैं, है ना, घोलकर विलयन बनाते हैं। तो क्या लिखे, जब दो लवण को आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलाकर जल में घोलकर विलयन बनाते हैं और उस विलयन का है ना वाष्पित कर, उस विलयन को वाष्पित कर या उस विलयन को गर्म कर जब क्या करते हैं, ठंडा करते हैं तो विलयन को क्या करते हैं हम लोग, ठंडा करते हैं तो हमें दोनों लवण के क्या होते हैं, हमको एक यौगिक प्राप्त होते हैं। तो हमें क्रिस्टल के रूप में जो यौगिक प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राप्त होते हैं। तो उस यौगिक को क्या बोलते हैं हम लोग, आणविक या योगशील यौगिक कहते हैं, योगशील यौगिक कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम बता सकते हैं कि योगशील या आणविक यौगिक क्या है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आपको पूछ देता है बाय द वे, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि आपका योगशील या आणविक यौगिक वे होता है जब हम क्या करते हैं, दो लवण लेते हैं, दोनों लवण को आपस में एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं, उसमें जल में घोल करके विलयन बनाते हैं। उस विलयन को गर्म करके जब ठंडा करते हैं तो हमको जो है क्रिस्टल के रूप में जो यौगिक प्राप्त होते हैं वही यौगिक क्या कहलाते हैं, आपके योगशील यौगिक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी हम लोग जो प्राप्त किए थे उसको फिटकरी के नाम से जाने जाते हैं, जैसे है ना भाई। जैसे उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर उदाहरण में क्या होता है हमारा, जैसे हमने लिया K2SO4, साथ में क्या लिया हमारा Al2 कोष्टक में SO4। ये जितने भी यौगिक बनते हैं संयोजकता के आधार पर बनते हैं, क्योंकि पोटेशियम की संयोजकता 1 होता है, सल्फेट की संयोजकता 2 होता है, जिसको हम लोग तिर्यक रूप में क्या करते हैं, लिखते हैं। तो इसका नाम क्या होता है हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट, और इसको बोलते हैं हम लोग, अच्छा इसको बोलते हैं हम लोग पोटेशियम सल्फेट। के को बोलते हैं पोटेशियम और SO4 को बोलते हैं सल्फेट। तो नाम क्या हो जाता है आपका पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं भाई, एल्यूमिनियम सल्फेट सल्फेट। अब इसको हम लोग कितने हमारे पानी में 24 अणु पानी में क्या कर देते हैं, घोल देते हैं, तो सब आपस में मिल जाता है। तो K2SO4 Al2SO4 और ये हमारा क्या होता है 3, और ये 24 अणु किसका होता है, पानी का। तो इसको एक साथ क्या बोलते हैं, फिटकरी बोलते हैं। वही फिटकरी जो घर में आपको क्या होता है, शॉप में क्या हो जाता है, मिल जाता है ना, फिटकरी। तो इस तरीक़ा से जो बना हुआ ये जो है, इन सब से मिलकर जो बना हुआ यौगिक होता है, जो क्रिस्टल के रूप में होता है, यही आपका क्या कहलाता है, आपका योगशील यौगिक या लवण या आणविक यौगिक कहलाता है। तो यही आपका क्या कहलाता है, आपका
एयोक्सिल यौगिक कहलाता है, या इसी को हम लोग एयोक्सिल यौगिक कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं भाई। तो ये हो गया आपका, पहले पोटेशियम सल्फेट लिए जो एक लवण है, एल्युमिनियम सल्फेट लिए जो एक लवण है, इन दोनों को निश्चित अनुपात में मिलाए, पानी की निश्चित मात्रा में इसको मिला दिए। अब जब उसको क्या करते हैं, मिल जाता है तो एक विलयन तैयार होता है, उसको थोड़ा गर्म करते हैं, और गर्म करके जब हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो हमको फिटकरी के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। तो ये फिटकरी एक प्रकार के यौगिक होते हैं, वही यौगिक आपके क्या कहलाते हैं, एयोक्सिल यौगिक कहलाते हैं, जो तब उपयोग करते हैं जब मान लो शेविंग करते वक्त कुछ क्या हो जाता है, हमारा फोड़ा फुंसी जो जिसमें आपके चेहरे में रहता है वो अगर कट जाता है, तो उनको क्या करने के लिए, ब्लड की जो खून निकलता है उसको बंद करने के लिए फिटकरी का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। वही फिटकरी की बात कर रहे हैं भाई। तो ये बना हुआ फिटकरी ही एयोक्सिल यौगिक कहलाते हैं। और भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से बना सकते हो। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा भी बना सकते हो, जैसे हमारे पास दिया है पोटेशियम क्लोराइड, साथ में दिया है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड, साथ में आपका दिया है आपका 6 अणु पानी का। ठीक है, ये दोनों अलग अलग लवण हैं। पोटेशियम क्लोराइड अलग है हमारा, KCl को क्या बोलते हैं भाई, पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं। पोटेशियम क्या बोलते हैं, इसको क्लोराइड बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब जब दोनों आपस में क्या करते हैं, पानी में जब मिला देते हैं तो सब आपस में मिल जाता है, KCl MgCl2 और 6H2O। इसको बोलते हैं कार्नेलाइट, कार्नेलाइट कहा जाता है। तो ये कार्नेलाइट भी क्या होगा, आपका एयोक्सिल यौगिक होगा, क्योंकि ये दो लवण को पानी में मिला करके जब हम क्या करते हैं, गर्म करके ठंडा करते हैं, तो ये क्रिस्टल के रूप में प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार हम थर्ड नंबर लिखते हैं। हमारे पास दिया है आपका Fe और ये दिया है CN2, है ना, FeCN2, है ना। अभी बोल सकते हैं हमारा आयरन साइनाइड बोल सकते हैं। और हम ले लेते हैं 4 पोटेशियम साइनाइड ले लेते हैं। 4 अणु किसका ले लेते हैं हम लोग, पोटेशियम साइनाइड का ले लेते हैं, KCl। तो 4 अणु किसका ले लिए, पोटेशियम साइनाइड का। ये आपस में मिलते हैं और मिल करके एक संकुल का निर्माण करते हैं, है ना। ये हो जाता है K4, ये हो जाता है आपका Fe, कोष्टक में हो जाता है Cn, और ये हो जाता है आपका C। ये हमारा क्या होता है, एक एयोक्सिल यौगिक को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से हम आणविक यौगिक या एयोक्सिल यौगिक को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और बता करके कुछ उदाहरण भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, बट ये काफ़ी है। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। एक होता है मोहर साल्ट। क्या होता है हमारा, मोहर साल्ट। इसमें क्या होता है, आपका फेरस सल्फेट लेते हैं, FeSO4 को क्या बोलते हैं भाई, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट ले लिए, फेरस सल्फेट। Fe को बोलते हैं फेरस, SO4 को बोलते हैं सल्फेट। तो क्या ले लिए हम लोग, फेरस सल्फेट लेते हैं। साथ में हम लोग क्या लेते हैं, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम का फार्मूला क्या होता है, NH4 और SO4, ये हो जाता है अमोनियम सल्फेट। अब हम इसको क्या करते हैं, दोनों को लेने के पश्चात लगभग इसमें पानी का अणु कितना लेते हैं, 6, और सबको जोड़ देते हैं भाई। तो ये कितना हो जाता है, FeSO4, ये हो जाता है आपका NH4 2SO4, और साथ में कितना हो जाता है, 6H2O। इसको हम लोग बोलते हैं मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट कहते हैं, मोहर सॉल्ट कहते हैं। तो इस तरीक़ा से मोहर सॉल्ट भी एक कैसा होता है, आपका आणविक या एयोक्सिल यौगिक होता है, जो कि दो आपके लवण को निश्चित अनुपात में पानी में घोल कर गर्म करके क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करते हैं। तो वही यौगिक आपका एयोक्सिल यौगिक कहलाते हैं। तो इनमें से कोई भी उदाहरण आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। आगे हमारा दिया है आणविक यौगिक के प्रकार। अभी जो हम पढ़े हैं उस यौगिक को 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है द्विक लवण और एक होता है संकुल लवण। अब हमको जानना है कि द्विक लवण क्या होता है और संकुल लवण क्या होता है, क्योंकि संकुल लवण को ही हम क्या बोलते हैं, उपसंयोजी यौगिक कहते हैं। तो पहले हम किसके पास चलते हैं भाई, द्विक लवण के पास चलते हैं कि द्विक लवण होता क्या है, द्विक लवण किसे कहते हैं। द्विक लवण का मतलब ये होता है कि द्विक लवण वे बोल सकते हैं एयोक्सिल यौगिक होते हैं, या वे आपका आणविक यौगिक होते हैं, है ना। तो लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं भाई, कि द्विक लवण वे एयोक्सिल यौगिक है या वे आणविक यौगिक होते हैं,
जो जल में घुल करके अपने आयनों में, अपने अवयवी कणों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विक लवण कहते हैं, द्विक लवण कहा जाता है। मतलब द्विक लवण ऐसे हम जो है योगशील यौगिक को कहते हैं जिसको पानी में पुनः क्या किया जाए, घोला जाए या पानी में घोल दिया जाए तो अपने आयनों में क्या हो जाता है, वो विभक्त हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्विक लवण कहते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, वे योगशील यौगिक, द्विक लवण लिख देते हैं पहले और फिर परिभाषा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा द्विक लवण, द्विक क्या होता है, हमारा लवण होता है। तो लिख सकते हैं वे योगशील यौगिक, वे योगशील यौगिक जो है ना जली विलयन में, जो जली विलयन में अपने अवयवी कणों में विभक्त हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। तो क्या लिखे, वे योगशील यौगिक जो जलीय विलयन में अपने अवयवी कणों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते 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 हैं। तो क्या लिखे, वे योगशील यौगिक जो जलीय विलयन में अपने अवयवी कणों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विक लवण कहते हैं। मतलब जैसे ही हम क्या करते हैं, कुछ लवण को अगर पानी में क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो मिलाने के पश्चात अगर क्या हो जाता है, वो पानी के अंदर अपने जो अवयवी कण है जिससे वो मिलकर बना है उसमें क्या हो जाए, विभक्त हो जाए, अपने अवयवी कणों में या आयनों में क्या हो जाए, विभक्त हो जाए, तो हमारे क्या कहलाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। तो वे योगशील यौगिक जो जलीय विलयन में अपने अवयवी कणों में या अपने अवयवी आयनों में, अवयवी कणों में क्या हो जाए, विभक्त हो जाए या आयनों में विभक्त हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विक लवण कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा तो लिख लिए कि वे योगशील यौगिक जो जलीय विलयन में अपने अवयवी कणों या अपने आयनों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, अपने अवयवी कणों अथवा किसमें बोल सकते हैं, आयनों में क्या हो जाता है, आपका विभक्त हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं द्विक लवण कहते हैं। जैसे उदाहरण की हम बात करें तो उदाहरण हम क्या ले लेते हैं, फिटकरी को ही लेते हैं, जैसे K2SO4 Al2SO4 3 हो जाता है और 24 अणु किसका होता है, हमारा वाटर का होता है। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, पानी में घोल देते हैं, किसको घोल देते हैं, फिटकरी को पानी में घोल देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, अपने आयनों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, अपने अवयवी कणों अथवा आयनों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। तो क्या लिखे, वे योगशील यौगिक जो जलीय विलयन में अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो वे योगशील या द्विक लवण, वे क्या लिखे, वे योगशील यौगिक जो जलीय विलयन में अपने आयनों में क्या हो जाते हैं भाई, विभक्त हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। जैसे हमारा ये फिटकरी है और फिटकरी को अगर हम क्या करते हैं, पानी में घोल देते हैं, तो ये अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, आपके विभक्त हो जाते हैं। तो कैसे होंगे, हमारा ये बना लेंगे 2 पोटेशियम, ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या बना लेंगे, यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम जिसमें 3+ चार्ज होता है, कौन सा चार्ज, 3+ चार्ज, प्लस यहाँ पर कितना सल्फेट है, हमारा टोटल 4 सल्फेट है, SO4 -2 चार्ज, और यहाँ पर 24 अणु क्या हो जाता है, आपका अलग से निकल जाता है। तो लिख सकते हैं कि द्विक लवण वे योगशील यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, हम लोग द्विक लवण के नाम से जानते हैं। जैसे फिटकरी को अगर हम पानी में घोल देते हैं तो ये पोटेशियम, एल्युमिनियम, सल्फेट में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, मतलब हमारा फिटकरी क्या होते हैं, द्विक लवण होते हैं। तो इस तरीके से इसको बता सकते हैं। अब दूसरा की अगर हम बात करें, मान लो हम लोग मोहल सॉल्ट की बात करते हैं, जिसका फार्मूला क्या था, हमारा ये था, हमारा FeSO4 था, साथ में क्या था, हमारा NH4, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको NH4 और ये हमारा 2 और ये क्या हमारा SO4 है, और कितना अणु था हमारा वाटर का, कितना मालिक्यूल से भाई, हमारा ये था 6H2O।
तो इसको अगर हम देखें तो ये क्या बना लेता है हमारा Fe2+ बनाता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो 2NH4+ बना लेता है, और साथ में SO4 की बात करें तो 2SO4 -2 चार्ज होता है, और 6 अणु पानी का क्या हो जाता है आपका अलग हो जाता है। तो ये भी हमारा कैसा होता है, हमारा मोहर साल्ट जो होता है, ये मोहर साल्ट या मोहर जो लवण होता है, ये भी एक आपका द्विक लवण होता है। तो ये मोहर हो गया, मोहर साल्ट मोहर लवण कहते हैं। तो द्विक लवण किसे कहते हैं, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन कर देता है तो बता देना भाई कि द्विक लवण वे एयोक्सिल यौगिक होते हैं जो जली विलयन में अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, वो आपके द्विक लवण कहलाते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि फिटकरी की जली विलयन में हम इन सबको क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि उसमें है या नहीं, क्योंकि ये सब के सब क्या होते हैं, उनके जली विलयन में उपस्थित होते हैं। तो ये हो गया आपका द्विक लवण। चलिए अब हम चलते हैं संकुल लवण की ओर। किसकी ओर, संकुल लवण। संकुल लवण किसे कहेंगे, तो भाई वे एयोक्सिल यौगिक या एयोक्सिल यौगिक जो जली विलयन में अपने आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, संकुल लवण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं भाई, संकुल लवण। संकुल लवण तो क्या लिख सकते हैं, वे एयोक्सिल यौगिक, वे एयोक्सिल यौगिक जो जली विलयन में, जो जली विलयन में अपने आयनों में, जली विलयन में अपने आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे, संकुल लवण, लवण या उपसह संयोजी यौगिक कहलाते हैं, कहलाते हैं। तो इस तरीक़ा से हम बता सकते हैं कि वे एयोक्सिल यौगिक जो जली विलयन में अपने आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, संकुल लवण या एयोक्सिल, है ना, संकुल लवण या उपसंयोजी यौगिक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उदाहरण क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या है उदाहरण, तो अभी हम लोग जस्ट बनाए थे कौन सा, K4, और ये कितना हो जाता है आपका Fe कोष्टक में CN6। अगर हम इसकी बात करें तो जली विलयन में देखो, ये हमारा अंदर का जो बड़ा कोष्टक है उसके अंदर हमारा क्या कहलाता है, संकुल लवण कहलाता है। बाहर में जो रहता है वो संकुल लवण में काउंट नहीं आता है भाई, याद रखेंगे ना। ये जो बाहर में रहता है वो आयंस होते हैं, वो आपका टूटेगा। ये जो बड़े से कोष्टक के अंदर दिख रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं संकुल लवण, और वो कभी जो है जली विलयन में अपने आयनों में विघटित नहीं होता है। बाहर वाला हो सकता है ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये हमारा उपसंयोजी यौगिक कहलाता है ना। ये बाहर उसके साथ जुड़ा रहता है वो नहीं, वो ऐसे ही जुड़ा रहता है, क्योंकि हमारे जो संकुल होते हैं वो कई आवेश वाले होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक होते हैं। तो उस स्थिति में क्या होते हैं आपके, अगर धनात्मक होगा तो कोई ऋणात्मक, कोई क्या होगा भाग जुड़ा रहेगा, और ऋणात्मक हो गए तो कोई धनात्मक भाग जुड़ा रहेगा, है ना। तो इस स्थिति में ये बीच वाला क्या कहलाता है, हमारा संकुल लवण कहलाता है। और जल अपघटन करने पर ये आपका क्या होता है, 4K+, ये जो बाहर वाला है वो टूट जाता है, लेकिन अंदर वाला जो भाग है Fe कोष्टक में CN6, जिसमें आपका यहाँ पर -4 आता है, ये वैसा का वैसा ही रहता है। लेकिन हाँ, एक याद रखना है, यहाँ पर कितना पोटेशियम टूट रहा है हमारा, 4, क्योंकि एक पोटेशियम का ऑक्सीकरण अवस्था होता है हमारा 1, तो टोटल 4 दिया है तो कितना आ जाता है हमारा +4, तो इसलिए 4 पोटेशियम हो गया। इसलिए जब 4 पोटेशियम प्लस वाला टूटता है तो 4 माइनस इसमें क्या हो जाता है, ऑलरेडी लग जाता है। लेकिन ये अपने आयनों में पहले जैसा ही है, अर्थात यहाँ पर आयनों जो है विभक्त नहीं हो रहा है। इस कारण से ये जो हमारा आपका हेक्सासाइनो जो फेरेट होता है, हेक्सासाइनो जो क्या है हमारा फेरेट है, ये फेरेट आपका क्या कहलाता है, आपका ये 2 आयन जो होता है ये आपका क्या कहलाता है, आपका संकुल लवण कहलाता है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर संकुल लवण को बता सकते हैं कि वे एयोक्सिल यौगिक जो जली विलयन में अपने आयनों में विभक्त नहीं होता है, संकुल लवण या उपसंयोजी यौगिक कहलाता है। जैसे यहाँ पर पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट में हेक्सा जो साइनोफेरेट होता है वो संकुल लवण होता है, जो पानी में जाने के पश्चात विभक्त नहीं होता है, वैसा का वैसा ही रहता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, आपका संकुल या उपसंयोजी यौगिक के नाम से जाना जाता है। हाँ,
लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ हमारा जो क्या होता है अन्य जो आयन है वो विभक्त हो सकता है, और उनके आधार पर ही आपका बोल सकते हैं उपसंयोजी यौगिक का आयन डिसाइड होता है। जैसे पोटेशियम 4 टूट रहा है तो उसमें कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। मान लो यहाँ पोटेशियम 2 रहता तो -2 रहता, ठीक है। तो प्लस टूटेगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस टूटेगा तो सामने वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जो हम आगे क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो फिलहाल हमने क्या कर लिया, योगशील यौगिक क्या है, आणविक यौगिक क्या है, ये हमने देखा। उसके कितने प्रकार है वो भी हमने यहाँ पर क्या कर लिया, देख लिया। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। ये दोनों पढ़ने के पश्चात दोनों में क्या दिया गया है, यहाँ पर अंतर दिया गया है भाई। क्या दिया गया है, हमारा अंतर दिया गया है। पहला हमारा अंतर दिया गया है द्विक लवण, और दूसरा दिया है हमारा संकुल लवण में क्या होता है हमारा अंतर, यहाँ पर दिया गया है। तो पहले हम लोग कहाँ पर चलते हैं, हम लोग द्विक लवण के पास चलते हैं, और ये हमारा संकुल लवण। तो सबसे पहले तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो द्विक लवण होता है उसका अगर जलीय विलयन किया जाए, जलीय अवस्था में किया जाए, जल में घोला जाए, तो अपने आयनों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। अभी जस्ट बोले हैं हम लोग कि द्विक लवण क्या होता है, तो वो योगशील यौगिक होता है जो ठोस अवस्था में क्या होता है, ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही इसको जल में क्या कर दिया जाता है, घोल दिया जाता है, वो अपने आयनों में क्या हो जाता है, अपने अवयवी कणों में, अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। वो क्या कहलाता है, हमारा द्विक लवण कहलाता है। ये ऐसे योगशील यौगिक होता है जो दोनों अवस्था में स्थायी होता है, ठोस अवस्था में और विलयन अवस्था में। क्यों, क्योंकि विलयन में घोलने पर उसमें जा कर के ये जो है वियोजन नहीं होता है ना, नहीं टूटता है ना, और टूटता है तो बहुत कम टूटता है बोल सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पर संकुल लवण कहते हैं। उदाहरण के लिए भी बताएं, पोटासियम होता है ना। उसके अलावा आपका पोटेशियम सल्फेट विलयन के मिश्रण को क्रिस्टली करके कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका फिटकरी का फार्मूला दिया है, देखो यहाँ पर इस प्रकार से ये दोनों, इतना को हम क्या बोलते हैं, फिटकरी कहते हैं, जो इधर आके आपका क्या हो जाता है, आयनों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, आयन का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। और ये बनने की स्थिति दिखाया है, ये सब हमारा क्या होता है, मिल जाता है। तो फिटकरी क्या होता है, बनता है, ये सब मिल जाता है, तो ये यौगिक बनता है। तो ये हम लोग पहले क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं। यह केवल ठोस अवस्था में स्थायी होगा। क्यों, हमारा ठोस अवस्था में स्थायी है, लेकिन पानी में जाने के पश्चात क्या हो जाता है, ये घुल जाता है, और अपने आयनों में क्या हो जाता है, हमारा ये टूट जाता है। जैसे Al3+ SO4- K+, इसमें टूट जा रहा है, मतलब ये जलीय विलयन में स्थायी नहीं होता है। कौन, द्विक लवण। जबकि हमारा जो क्या होता है, संकुल लवण होता है, वो जलीय विलयन में भी क्या होता है, आपका स्थायी होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। थर्ड नंबर, द्विक लवण के भौतिक और रासायनिक गुण जो होता है वो अपने अवयवी यौगिक के समान होता है। ठीक है, द्विक लवण में जो भी अवयवी कण हैं और जो यौगिक है, दोनों का गुण मैच करता है। बट संकुल लवण में भौतिक और रासायनिक जो गुण होता है वो अपने अवयवी कण यौगिक से पूर्णतः क्या होता है, भिन्न होता है। कहने का मतलब यौगिक का गुण अलग होता है, और यौगिक जिस अवयवी कण से बना है उस अवयवी कणों का गुण क्या होता है, अलग होता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो हम लोग किसको बना रहे हैं, K4 KCl लिए लेते हैं, और प्लस में क्या था हमारा यहाँ FeCN2 ले लेते हैं। तो इससे जब हम यौगिक बनाते हैं Fe कोष्टक में CN6 कोष्टक बंद K4, ठीक है, तो ये जो यौगिक होता है इनका गुण इनके और इनसे क्या होता है, आपका अलग होता है। जबकि इसमें क्या होता है, जिससे बनता है, मतलब K2SO4 है ना, प्लस यहाँ पर Al2SO4 प्लस 24 अणु कितना हमारा पानी का, तो ये हमारा क्या बन जाता है, K2SO4, और ये हो जाता है हमारा Al2SO4 और 24 अणु क्या है, पानी का है। तो इनका गुण और इनका गुण दोनों क्या होता है, आपका समान होता है। चौथा, इनके सूत्र में अवयवी लवण पूरे रूप में क्या होते हैं और साथ साथ क्या होते हैं, लिखे जाते हैं। जबकि इनमें उपसंयोजी जो यौगिक है वो एक बड़े से कोष्टक में क्या किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखे थे ना, बड़े से कोष्टक में, ये आपका हो गया Fe, और यहाँ पर कोष्टक में CN6, और ये इस प्रकार से बड़े कोष्टक में उपसंयोजी यौगिक को क्या किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अंतर जो है बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो वो हो गया आपका अंतर। से पूछा नहीं है, फिर भी आपको पढ़ के क्या करना है, जाना है, या पहले जैसे समझे हैं वैसे आप क्या कर देना है, उसको बता देना है कि जो द्विक लवण होता है वो जल में क्या हो जाता है, अपने आयनों में टूट जाता है। जबकि संकुल लवण जो होता है वो अपने आयनों में, जल में विभक्त नहीं होता है।
हमारे जो संकुल लवण होता है वो ठोस अवस्था में क्या होता है, स्थायी होता है, जल में जाकर के आयन में टूट जाता है, इसलिए स्थायी नहीं रहता है। जबकि द्विक लवण संकुल लवण होता है वो ठोस और जल विलयन में या जली विलयन में दोनों में ही क्या होता है, स्थायी होता है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, दोनों में अंतर देख सकते हैं। अब फिर से वही दिया है हमारा उपसंयोजी जो यौगिक है क्या होता है भाई। तो हम लोग देखे हैं ना, उपसंयोजी यौगिक पढ़ चुके हैं जिसमें लिगेंड होता है और केंद्रीय धातु आयन होता है, और ये जो दोनों होते हैं ये उपसंयोजी जो बंध होता है, उपसंयोजी जो क्या होता है हमारा जो बंध होता है, इस बंध से क्या होता है हमारा बंधा होता है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, उपसंयोजी यौगिक कहते हैं। उपसंयोजी क्या बोलते हैं हम लोग, यौगिक कहते हैं, उपसंयोजी यौगिक कहा जाता है। तो उपसंयोजी यौगिक क्या होता है, तो जिसमें केंद्रीय धातु आयन और जो क्या होता है जो लिगेंड होता है वो उपसंयोजी बंध द्वारा जब क्या होता है बंधा होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, उपसंयोजी यौगिक कहलाता है, जो जस्ट हम लोग क्या किए थे, अभी जस्ट देखे थे। और उदाहरण भी हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, वही उदाहरण K4 और ये हो जाता है आपका FeCN6। इस प्रकार से हम लोग जो है इसको बता सकते हैं। तो फिर से उसी चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। आगे है संकुल के प्रकार। किसके प्रकार, हमारे संकुल के प्रकार। ठीक है भाई, संकुल के प्रकार। तो संकुल कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर इसको 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। संकुल को ही हम क्या बोलते हैं भाई, उपसहसंयोजी बोलते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक बोलते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक कहा जाता है। तो संकुल को ही हम क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजी, उपसहसंयोजी ये क्या होता है हमारा, यौगिक भी कहा जाता है या संकुल भी कहा जाता है। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इनके प्रकार हैं, इनके हमारे कितने प्रकार हैं, हमारे 3 प्रकार दिए गए हैं। एक होता है ऋणात्मक, एक होता है धनात्मक और एक होता है उदासीन। तो धन आयनिक संकुल क्या होता है, तो वह संकुल जिसमें क्या होता है, धन आवेश पाया जाता है। तो लिख सकते हैं वह संकुल, संकुल जिसमें क्या होता है हमारा, धन आवेश, धन आवेश पाया जाता है, धन आवेश पाया जाता है। क्या कहलाता है हमारा, धन आयनिक, धन आयनिक संकुल कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा ये, धन आयनिक संकुल, धन आयनिक संकुल कहलाता है, संकुल कहलाता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं, धन आयनिक संकुल को बता सकते हैं कि वह संकुल जिसमें धन आवेश पाया जाता है, धन आयनिक क्या कहलाता है हमारा, संकुल कहलाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर कुछ आपके बुक में धन आयनिक संकुल दिया गया है। जैसे यहाँ पर दिया है कोबाल्ट और यहाँ पर दिया है NH3 6 दिया गया है, जिसमें 3+ चार्ज है। ये देखो 3+ चार्ज क्या कर रहा है, पूरे संकुल के ऊपर है, मतलब धन आयनिक संकुल होता है। यहीं पर एक और दिया है हमारा निकिल, और यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं NH3 कर देते हैं और 6 कर देते हैं तो ये 2+ चार्ज को क्या करता है, शो करता है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों संकुल में हमारा क्या होता है, आपका प्लस चार्ज दिख रहा है, इस कारण से धन आयनिक संकुल होता है। इसका नाम होता है हेक्सामीन, कोबाल्ट, हेक्सामीन है ना, कोबाल्ट, कोबाल्ट, और ये 3 आयन को शो करता है। इसका नाम लिखेंगे तो हेक्सामीन ये भी होगा, हेक्सामीन, और इसको निकेल बोल सकते हैं, है ना। और इसमें कौन सा चार्ज होगा हमारा, 2 आयन होगा। तो यहाँ पर हम लोग नामकरण करेंगे। फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं धन आयनिक संकुल और ऋण आयनिक संकुल। तो वह संकुल जिसमें क्या होता है हमारा, धन आवेश होता है, उसे हम लोग धन आयनिक संकुल कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारा क्या होता है, ये आपका 2 उदाहरण दिया गया है। ऋण आयनिक संकुल क्या होता है भाई, तो वह संकुल जिसमें क्या होता है हमारा, वह संकुल जिसमें ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, वह संकुल जिसमें क्या होता है, ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। ये क्या कहलाता है हमारा, ऋण आयनिक संकुल कहलाता है, ऋण आयनिक संकुल कहलाता है, ऋण आयनिक संकुल कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा भाई, ऋण आयनिक संकुल कहलाता है। उदाहरण की हम बात करें तो उदाहरण में हमारा क्या होता है, इसमें हम उदाहरण लिख सकते हैं। कौन कौन सा उदाहरण है, तो यहाँ पर उदाहरण में जैसे हम लेंगे तो Ag और यहाँ पर दिया है CN2
कोष्टक बंद करके यहाँ पर माइनस चार्ज दिया है, मतलब ये ऋणात्मक संकुल को शो करता है। और एक हमारा दिया है Fe, जिसको आप पहले देख चुके हैं, Cn6 कोष्टक बंद करके ये 4 माइनस चार्ज दिया है। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है भाई। ठीक, ये हो गया। ये हमारा कौन सा संकुल हो गया, ऋणात्मक संकुल। इसका होता है डाई साइनो, इसका नाम होता है, 2 को डाई बोलते हैं, ये सब हम करेंगे फिलहाल। अभी डाई साइनो अर्जेंटेड बोलते हैं, अर्जेंटेड अभी आपको थोड़ा सा नया लगेगा। और कितना चार्ज होगा इसमें, ये हो जाएगा 3+ चार्ज बोलेंगे, तो ये हमारा -2 है, उधर जाके +2, तो ये 1 चार्ज को क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, तो डाई साइनो अर्जेंटेड। और इसका तो नाम हम पहले कर चुके हैं, बता चुके हैं। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, ऋण आयनिक संकुल होते हैं। तो ऋण आयनिक संकुल क्या है, तो वह संकुल जिसमें ऋण आवेश होता है ऋण आयनिक संकुल कहलाता है। ये कुछ ऋण आयनिक संकुल के क्या हैं, उदाहरण हैं। ठीक, और एक है हमारा उदासीन संकुल, वह संकुल जिसमें कोई आवेश नहीं पाया जाता है। तो लिख सकते हैं वह संकुल जिसमें कोई आवेश नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, क्या कहलाता है हमारा, उदासीन संकुल कहलाता है, उदासीन संकुल कहलाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, उदासीन संकुल को बता सकते हैं कि उदासीन संकुल वह होता है जिसमें कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन संकुल कहलाता है। अगर हम उदाहरण की बात करें, यहाँ पर किसकी बात करें हम लोग, उदाहरण की अगर बात करें, तो उदाहरण में यहाँ पर दिया गया है, क्या कर सकते हैं भाई, उदाहरण में ये दिया है आपका कोष्टक में CO, और यहाँ पर दिया है NH3 दिया है, और Cl3। ये हमारा कैसा है, हमारा उदासीन संकुल। इसका नाम होता है ट्राईएमीन हो जाता है। और ट्राईक्लोरिडो, अभी आप नाम के पीछे मत भागें, हम करवाएंगे। और उसके बाद होता है हमारा कोबाल्ट, और ये हो जाता है आपका, इधर जाके हो जाएगा तो 3 आयन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। एक और यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हमारा दिया है निकिल, कोष्टक में कार्बोनिल दिया है, 4 दिया है, कोष्टक बंद हो गया। इसका नाम होता है आपका टेट्रा कार्बोनिल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, टेट्रा कार्बोनिल, और इसको बोलते हैं निकल, क्या बोलते हैं, निकल। और 0 आयन है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उदासीन संकुल को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा भाई, आपका उदासीन संकुल। तो इस प्रकार से संकुल को हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। पहला धनात्मक, ऋणात्मक, और एक क्या होता है हमारा उदासीन। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो आज का क्लास फिलहाल हम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आने वाला क्लास में हम उस सस्यज यौगिक के लिए प्रयुक्त प्रमुख शब्द और पद की परिभाषा देखने वाले हैं।